वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ सीए इंटर ऑडिट फास्ट ट्रैक कोर्स। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों ये ऐसे में अलग से आपको कोई चैप्टर में ऐसे नहीं दिया गया है, पर जैसे कि मैंने कहा कि आपके जो ऐसे की लिस्ट है उसमें ही ऐसे 250 का डिस्कशन दिया है। काफी इंटरेस्टिंग ऐसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल लेवल पे। इंटरेस्टिंग लेवल पे कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही आपको आ सकते हैं। ऑलराइट, एंड दिसंबर 21 में ऑलरेडी उन्होंने ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए। इन दिसंबर 21 दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऐसे, एंड दैट इज वाई मैं जो मेरा फाइनेंशियल का लेक्चर है उसमें से कुछ कटआउट्स दिखाऊंगा आपको डिस्कशन के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्मार्ट एडिट करके ये वीडियो अभी आगे कंटिन्यू होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, अब अभी से नोट कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का इंट्रोडक्शन ऑफ एसे 250। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एसे 250। सेकेंड पार्ट होगा वीडियो का कि एज एन ऑडिटर आपको क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है। व्हेन इट कम्स टू एसे 250, एज एन ऑडिटर आपको क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है। ऑलराइट, थर्ड पार्ट होगा वीडियो का, ये पूरा बेटा प्रोसीजर में आ जाएगा। ऑलराइट, पर ये प्रोसीजर में तीसरा पार्ट होगा कि ऑडिटर आइडेंटिफाइज नॉन कंप्लायंस, या ऑडिटर को शक आता है कि एंटिटी कंप्लाई नहीं कर रही है लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ, देन इन दैट केस उसे क्या करना है। लास्ट पार्ट होगा वीडियो का रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस, एंड देन दो क्वेश्चन जो इंटरसियल लेवल पे पूछे जा सकते हैं, जो दिसंबर 21 में पूछे भी गए थे। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 21 में, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसके ऊपर डिस्कशन। ऑलराइट, तो जितना कंटेंट यहां पे दिख रहा है सिर्फ उतने कंटेंट का कटआउट्स मैं आपको दिखाऊंगा फ्रॉम फाइनेंशियल लेक्चर्स ऑफ माय स्टूडेंट्स, जो मेरा और स्टूडेंट्स का डिस्कशन हुआ एट फाइनेंशियल लेवल, एंड दैट विल बी ऑल व्हेन इट कम्स टू योर एसे 250। ऑलराइट, तो स्मार्टली बस इतना कंटेंट प्रिपेयर करके जाना है एंड योर एसे 250 इज ओवर, डन एंड डस्टेड। ऑलराइट, सो अब आप देखेंगे कटआउट्स फ्रॉम दोस पर्टिकुलर वीडियोस। हाँ, इट इज पॉसिबल कि वो वीडियोस में आप देखोगे कि मैं फाइनेंशियल की बुक से कुछ रीडिंग कर रहा हूं, करेक्ट। वो जो बुक का पीडीएफ है उसका आपका जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, आपको सिर्फ यहां पे जो मैं फिलअप करता और लिखता हूं उस पर ही फोकस करना है। तो थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं पे उसका रेफरेंस मिलेगा, पर आपको ये देखना है कि सर ने ये पेज पढ़ा दिया, ओके, ये पेज पढ़ा दिया, ओके, ये पेज पढ़ा दिया, ओके, ये पेज के ऊपर बारे में पढ़ा दिया, ओके। ऑलराइट, एंड देन ये जो डिस्कशन थे ये डिस्कशन सर ने कर लिए, यस दैट्स इट। ऑलराइट, तो सिर्फ आपको इस चीजों के ऊपर फोकस करना है। ऑलराइट, so you will start seeing those videos now. At this, how an auditor looks at laws and regulations, classification of laws and regulations applicable to the entity from the viewpoint of auditor's responsibility. Whatever is a part of applicable financial reporting framework, like for example schedule 3 of Companies Act 2013, or let us say IND AS, ये तो मैं वेरीफाई करेगा ही करेगा. I need to verify this because it is a part of my primary objective, right? It is objective as per SA 200, right? ये तो मैं verify करना ही पड़ेगा. But when you talk about these laws and regulations other than AFRF, there we have to divide it into two. Laws which can have a material impact on the financial statements, laws which do not have a material impact on the financial statements. Laws which do not impact materially the financial statements, we ignore it. We have nothing to do with that in future. I'm not going to taste the food that is given to the laborers over there. Okay. But laws which can have a material impact on the financial statements of the entity, these are further divided into two. Laws having direct effect on the financial statements, although not a part of applicable financial reporting framework, still it can determine the calculation of some items, like taxation law straight away has an impact on provision for income tax, TDS, advance tax. Understood this, how it is recorded. GST law, although it's an indirect tax law, but has a direct effect on the financial statement. Yes, how to record that GST ka calculation. Bloody every purchase and sales transaction is influenced by that law, and also the input tax credit accounting that is done over there. So laws which have a direct effect on the financial statements. मैं कब बोलूंगा that this law has a direct effect on the financial statements? When there is a direct effect on the material amounts and other disclosures in the financial statements. Example, taxation law. Taxation law को मैं क्यों बोलता हूं that it has a direct effect? Because
it determines material amounts. Many material figures are dependent, the calculation itself is dependent upon taxation law. And imagine taxation law का कैसा कैसा impact आता है on the financial statement. अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड नोटिस भेजा है, अंडरस्टूड दिस, देन दैट मींस दैट अमाउंट इज पेएबल टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सो उसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है. बट अगर लेट अस से एक शो कॉज नोटिस भेजा है, डिमांड नोटिस नहीं भेजा है अभी तक, सो दैट कैन बी डिबेटेड, दैट कैन बी आर्ग्यूड अपॉन, सो इट मे नॉट बी अ कंफर्म्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, it could just be shown as a contingent liability. Now if a company has got show cause notice but they don't reply to that show cause notice, then it gets converted into demand notice. Understood this? तो अचानक से contingent liability का provision create करना पड़ेगा. So that means taxation law is such a law which has an impact on material amount and other disclosures in the financial statements. That is why although it is other than AFRF, although taxation law is other than AFRF, still it has a direct effect on the financial statements. Naturally, for this, I am going to perform lots of procedures and I am going to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Now, when I talk about child labor law, see, auditor intentionally child labor verify करने नहीं जाता है. Understood this? When he goes to the factory and the premises, तो ऑडिटर वहां पे एवरीवन नीड्स टू कम इनटू दिस, ऑडिटर वहां पे चाइल्ड लेबर देखने नहीं गया था कि बच्चा है क्या कोई यहाँ पे, बच्चे आ जाओ, नहीं, वो प्लांट एंड प्रीमाइसिस का इंस्पेक्शन करने गया एंड वहां पे इंस्पेक्शन करते करते उसको चाइल्ड लेबर दिख गया, तो अभी वो इग्नोर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द हेवी मटीरियल फाइन्स एंड लिटिगेशंस दैट द एंटिटी कैन अट्रैक्ट ओवर हियर. सिमिलरली अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो ऑडिटर देखने नहीं जाता कितना धुआं निकल रहा है चिमनी में से, कितना नहीं, अच्छा कितना वो कार्बन एमिशंस कितना हुआ, बहुत है नहीं, तो ही इज नॉट गोइंग टू एक्ट लाइक दिस. पर अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नोटिस आया, देन ऑडिटर कैन नॉट इग्नोर इट बिकॉज इट कैन क्रिएट मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर इट्स गोइंग कंसर्न. सो ये जो चाइल्ड लेबर लॉ है या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ है, दीज लॉज आर ऑल्सो अदर देन AFRF, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ AFRF, उसके बेसिस पे अकाउंट्स नहीं बनते. बट यस, उसका मटेरियल इंपैक्ट जरूर आता है. कब मटेरियल इंपैक्ट आता है? जब उसके साथ नॉन कंप्लायंस हुआ तब मटेरियल इंपैक्ट आता है. अंडरस्टूड? सो एक्चुअली इट इज अ चाइल्ड लेबर एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ को एक ऑडिटर कैसे बोलेगा? दीज आर अदर लॉज which can indirectly have a material effect on the financial statements. Taxation law को मैं क्या बोलूंगा? It is an other law which has a direct effect on the financial statements. But child labor law, Environment Protection Act, it's a part of other laws, but it has an indirect effect on the financial statements. ऐसे laws जिसका non compliance बहुत भारी पड़ सकता है. Non compliance with such laws can lead to significant fines, penalties, revocation of operating license, etc. Example could be, best examples could be child labor laws and environment protection laws. All right. So students, let me tell you, for child labor laws, environment protection laws, only the non-compliance can have a material effect on the financial statements indirectly. So इसके लिए ना मैं बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करता हूं. कुछ एक लिमिटेड प्रोसीजर्स है इन SA 250, सिर्फ उतना लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं. बट अगर मैं टैक्सेशन लॉ की बात करूं, ऑल्दो इट इज अ लॉ विच इज अदर देन AFRF, बट ब्लडी हैज अ स्ट्रेट इफेक्ट ऑन द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट्स एंड द डिस्क्लोजर्स. इसलिए उसके लिए प्रोएक्टिवली मैं सामने से डेटा लूंगा, वेरीफाई करूंगा, आई विल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. इसलिए प्लीज फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर SA 250. ऑब्जेक्टिव का इंग्लिश प्लीज फोकस, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस regarding laws which have a direct effect on material amounts and disclosures. Oh, means taxation laws जो हैं उसमें तो मैं प्रोएक्टिवली प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उसका एविडेंस वगैरह लेगा. लेकिन चाइल्ड लेबर लॉज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज, ना मैं बच्चे को ढूंढने जा रहा हूं, ना मैं धुआं चेक करने जा रहा हूं. तो स्पेसिफाइड कुछ प्रोसीजर्स है, लिमिटेड प्रोसीजर्स इन SA 250 which I am going to consider.
बिकॉज उसका नॉन कंप्लायंस बहुत भारी पड़ सकता है. टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स to help identify instances of non-compliance with other laws and regulations. I hope I am clear with this over here, although there are few students who are attending, it's a Sunday, but still you need to give me a confirmation over here because this is a very sensitive point. All right. Okay. English गलत नहीं जाना चाहिए यहाँ पे. एंड फिर ये दोनों लॉस का कंप्लायंस वेरीफाई करने के बाद मैं लास्ट में कुछ अगर गड़बड़ मिला, गड़बड़ इन दिस एसे का गड़बड़ विल बी नॉन कंप्लायंस. देखो बेटा, हर एक एसे का ना अपना अपना लैंग्वेज होता है. एसे 550, व्हाट इफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर नॉट एट आर्म्स लेंथ. एसे 505, व्हाट इफ द कन्फर्मेशन डज नॉट टैली विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अंडरस्टूड दिस. एसे 560, व्हाट इफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर नॉट एडजस्टेड. हर एक एसे का ना अपना अपना एक स्पिरिट होता है, एक ऑब्जर्वेशन होता है. ये वाले एसे में हमारा दिमाग कब खराब होगा? व्हेन आई फाइंड आउट द non-compliance or a suspected non-compliance. That means I'm not able to confirm, but it seems that there is a non-compliance. Am I clear with this over here? Yes, sir. It's a very, very, very interesting discussion. So be careful. This is the first point that we have developed. All right, everyone. ये chart gives the perfect start to essay 250. So अगर आपको audit procedure पे question आया, then in that case आप क्या करोगे? एज एन ऑडिटर मैं कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला हूँ? वेरी सिंपल. फर्स्ट आई नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज लीगल फ्रेमवर्क. अरे भाई, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिटर को सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेना होता है. ऑलराइट, तो मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि इनके कौन से लॉज रेगुलेशन है, इनकी अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है विद रिस्पेक्ट टू लॉज एंड रेगुलेशंस. मैं देखूंगा कि मेरी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग क्या है, मुझे और कितना अपडेट करना चाहिए उसको. उनके अमेंडमेंट्स के बारे में नॉलेज लूंगा. मैं देखूंगा कि उन्होंने क्या सिस्टम लगा के रखा है टू एंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द लीगल फ्रेमवर्क. ऑलराइट, तो एक ये है, I should have a clear understanding of the laws and regulations that are applicable to the entity and वो लोग कैसे comply कर रहे हैं उससे. एंड देन जैसे कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में देखा, जो लॉस का डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है जैसे कि टैक्सेशन लॉस वगैरह, उसका मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा. आई नीड टू डिटरमाइन मटेरियल अमाउंट्स, डिस्क्लोजर्स, वेदर वो एज पर लॉज एंड रेगुलेशंस है कि नहीं. उसके लिए मुझे सारे वो जो लॉज रेगुलेशंस, टैक्सेशन लॉ वगैरह, उसका नॉलेज होना चाहिए. आई शुड नो कि कैसे उनका अकाउंटिंग करना है, उनका कैलकुलेशन कैसे होना है, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल टेक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ऑलराइट सर, ये जो नीचे आपने डब्बे में लिखा है, दैट इज जस्ट टू एक्सप्लेन दिस प्रोसीजर इन अ बेटर मैनर. क्या सर मुझे एज एन इंटरेस्ट ये स्टूडेंट इसको अलग से सच एक एक लाइन याद रखने की जरूरत है? नहीं. मेन ये प्रोसीजर, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड डायरेक्ट इफेक्ट जो लॉस का आ रहा है, टैक्सेशन लॉस वगैरह, उसका सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. एंड देन जो इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉस है, जैसे जहां पे नॉन कंप्लायंस महंगा पड़ सकता है, लाइक चाइल्ड लेबर, पोल्यूशन कंट्रोल, वहां पे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स ही ऑडिटर को परफॉर्म करनी है. वहां पे एकदम डिटेल्ड ऑडिट ऑडिटर से एक्सपेक्टेड नहीं होता. सबसे पहले ऑडिटर को करनी होती है इंक्वायरी, मैनेजमेंट, दोस्त चाबी गवर्नेंस की, जैसे कुछ यहां से कोई नोटिस वगैरह आया है क्या, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चाइल्ड लेबर वगैरह का. एंड देन ऑडिटर को चेक करना होता है करस्पॉन्डेंस, इंस्पेक्टिंग करस्पॉन्डेंस, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन द एंटिटी एंड द रेगुलेटर. ऑलराइट, तो इतनी लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी होती है. बाकी मैं बच्चा 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 बच्चा, चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर, चाइल्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, धुआं कितना निकल रहा है, उसका डिटेल्ड ऑडिट तो नहीं करूंगा. देन मुझे मेरी टीम को बोलना है टू रिमेन अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी, माई सेल्फ, मेरी ऑडिट टीम, हमें अलर्ट रहना है टू द पॉसिबिलिटी दैट शायद नॉन कंप्लायंस हो सकता है. जैसे कि मेरी टीम अगर परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस चेक कर रही है तो जीएसटी कैलकुलेशन अच्छे से चेक करना चाहिए, बिकॉज वहां पे नॉन कंप्लायंस हो सकता है. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, दैट प्लीज आप हमें लिख के दे दीजिए कि अगर आपके सामने कुछ इंस्टेंसेस थे, सिचुएशंस थे नॉन कंप्लायंस के या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस के, तो वो आपने हमें डिस्क्लोज किए हैं एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी उसे डिस्क्लोज किया है. ऑलराइट, यस सर, यस सर. ओके, तो ये एक प्रोसीजरल पार्ट है. अब एक स्पेसिफिक डिस्कशन कि समझो कोई ऑडिट करते करते मुझे एक शक आया या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मिला, तो मुझे उसके साथ कैसे डील करना है. इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, तो मुझे उसके साथ कैसे डील करना है. तो ये जनरल प्रोसीजर और ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन वाली प्रोसीजर. ऑलराइट, बस अब इसका आप वीडियो कटआउट देखोगे. इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज, इसलिए सब बनाने में टाइम लगा, नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस. ओके, obtain an understanding of the nature of the act and the circumstances under which it has occurred. What happened, why it happened. Further information to evaluate इसका क्या possible effect हो सकता है. It includes कि इसके क्या financial consequences होंगे. Possible effect जब मैं बोलता हूं
मतलब इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, पहले खुद तो एनालिसिस करो, इसका क्या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, इसकी वजह से क्या फाइन्स लिटिगेशन आ सकते हैं, बेस्ट ऑफ दिस। ओके, देन अगर आपको लगता है देयर कुड बी नॉन कंप्लायंस, डिस्कस टमाटर विद मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोस चार्ज विद गवर्नेंस। आप ये टमाटर डिस्कस करने गए, मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स एंटिटीज इन कंप्लायंस विद लॉज। इफ ऑडिटर बिलीव्स कि अगर ये लोग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे बट ऑडिटर को लगता है कि वो मटेरियल है, देन अच्छा नेक्स्ट लाइन प्लीज, देन auditor should obtain legal advice. Auditor should obtain legal advice. लीगल एडवाइस में क्या कौन सी लीगल एडवाइस की क्या एक्चुअली वायलेशन है, इज देयर अ कॉन्ट्रावेंशन, इसमें क्या पेनल्टीज वगैरह आ सकता है, फ्रॉड के चांसेस क्या है, एंड व्हाट कुड बी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, अब देखते हैं सर, इसके बाद भी अगर तुम इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा। इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, मैंने मैनेजमेंट से पूछा जवाब नहीं दे रहे, मैंने लॉयर से पूछा समझ में नहीं आ रहा है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तब जाके पॉइंट आएगा ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो सर? यस सर। ओके, सो एवरीवन, इसके बाद भी if sufficient and appropriate audit evidence is not obtained, then consider impact on opinion. अब सुनो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, जो एक ऐसा बच्चा है जो कुछ पढ़ाई करके नहीं जा रहा है, कहना इसे वो ये वाला पॉइंट तो जरूर लिखेगा, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट वाला पॉइंट लिखेगा, बिकॉज वो तो सबको क्लिक होता है। फिर ये भी लिखेगा कि अगर एविडेंस नहीं मिला तो कंसिडर इंपैक्ट ऑन ओपिनियन, बाकी सब पॉइंट्स वो मिस कर देगा। एंड आप खुद ही बताओ, अगर आप एग्जामिनर हो और सिर्फ ये 2-3 जनरल पॉइंट लिखे, विल यू रियली गिव मार्क्स? नहीं ना। ऑडिटर शैल री-इवैल्यूएट द रिस्क असेसमेंट, because now he needs to consider possibility of fraud. अब he needs to consider possibility of fraud and he needs to also re-evaluate कि अब मैनेजमेंट जो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के देगा उसके ऊपर मैं क्या ही भरोसा करूं, बिकॉज ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर वो लोग मुझे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में या उनके रेगुलेशंस के नॉन कंप्लायंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे तो एक नंबर के चोर है, सो उनके ऊपर मैं क्या ही भरोसा करूं। ऑडिटर शैल री-इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। एज पर SA 580। Is everyone clear with this? Yes or no, sir? Hello? Yes, sir. Reporting non-compliance. Now, this is very sensitive. We are talking about reporting non-compliance about laws and regulations which have a material effect on the financial statements. So, 3 जगह पे रिपोर्टिंग का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। एक तो हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को क्या रिपोर्टिंग करेंगे, दूसरा हम ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, एंड तीसरा रेगुलेटरी अथॉरिटीज को क्या रिपोर्ट करेंगे। Can I say if we find child labor, we will straight away report it to the labor ministry? Yes or no, sir? No, sir. No, sir. Achal is now confidently saying no because she has understood that we need to talk like an auditor, we need to act like an auditor. Okay. So, auditor shall report only if such reporting is prescribed by laws and regulations. Let us say, Achal, tomorrow some labor ministry का circular आता है that auditor during the course of audit, if he finds child labor, then he has to report. Understood this? To the labor ministry. तो फिर आपको report करना पड़ेगा because now it is the part of your scope. Otherwise, auditor is not expected to perform duties beyond his scope. Yes, sir. Okay. Non-compliance in audit report. Everyone over here.
अब आपको नॉन कंप्लायंस मिला, यू गॉट द नॉन कंप्लायंस, ठीक है। अब उसका या तो अमाउंट के ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा, या पेनल्टीज आएगा, या तो डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अंडरस्टूड दिस? कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट तो होगा। सो इधर देखो, नॉन कंप्लायंस का इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, it could be fines, disclosures, etc. If it is not reflected properly, if it is not reflected properly in the financial statements, that means there are some material misstatements. That means there are some material misstatements. Tell me, if they are not passing the adjustment entry, there are material misstatements. Come on, now you all are pros over here. Then in that case, there will be an impact on opinion. Which opinion? Qualified or adverse, या qualified or disclaimer? Qualified or adverse, Q/A or Q/D? Everyone? Qualified or adverse? Qualified or adverse, correct. Because जब डेटा नहीं मिलता तो हम लोग क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर की बात करते हैं ना। वेरी गुड। So qualified or adverse opinion. And if sufficient appropriate audit evidence is not available to verify the compliance, then in that case either qualified or disclaimer. अभी ये तो बहुत नॉर्मल हो चुका है आपके लिए। All right. So students, का फ्लो कैसे गया? Yeah, everyone, yeah, marathon lectures. Report non-compliance to TCWG. So you got a report. Material non-compliances. To management and those charged with governance. एक मिनट, मैनेजमेंट को तो हो गया, ये तो TCWG को रिपोर्टिंग चल रहा है। Okay, so to TCWG, if intentional, then report ASAP as soon as practicable. लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे तो सब इन्वॉल्व है यार, if management and TCWG are involved, then report to next higher level authority. और मुझे इसमें लिखना पड़ेगा if any, क्योंकि हर एक एंटिटी में शायद नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी ना हो ना। if there is no such authority, then obtain legal advice. तो जैसे कि मैंने कहा था कि दो क्वेश्चंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंटरेस्ट लेवल पे ये लोग फाड़ के पूछ सकते हैं। एक है कि जब आप ऑडिट कर रहे हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या क्या इंडिकेशंस मिल सकते हैं नॉन कंप्लायंस के, यानी कि ऐसे संकेत, व्हेन यू आर लुकिंग एट द क्लाइंट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कब लगेगा कि कुछ तो नॉन कंप्लायंस हुआ है? जब हाई कैश पेमेंट्स हुए हो वगैरह। सोचो ना, लोग टैक्स वैक्स की चोरी कैसे करते हैं, सोचो ना, जब हाई कैश पेमेंट्स दिख रहे हो, या बहुत बड़े सिग्निफिकेंटली हायर या लोअर प्राइस से परचेस दिख रहा हो, हायर और लोअर बिलो द मार्केट प्राइस और अबव द मार्केट प्राइस, या बहुत सारे लीगल लॉयर्स को बहुत सारे पेमेंट्स दिख रहे हैं कंसल्टेशन के, तो शायद नॉन कंप्लायंस हुआ हो इसलिए कंसल्टेशन ले रहे हो। यस, मीडिया में खराब कमेंट आया हुआ है रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर और समथिंग। ऑलराइट, सो ये सारे इंडिकेशंस हो सकते हैं अबाउट नॉन कंप्लायंस। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना जरूरी है, बस इसको मल्टीपल टाइम्स रीड कर लेना है। तीन चार एग्जांपल्स, तीन चार इंडिकेटर्स आपको आपके दिमाग में रखने हैं। देन नेक्स्ट जो दिसंबर 21 में आया था कि अगर आप मैनेजमेंट हो, एंड अगर आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, तो फिर आप कैसा पॉलिसी प्रोसीजर रखोगे? पहले तो आप अपने एम्प्लॉयज को बोलोगे कि रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन करो, ऑलराइट। देन ऑब्वियसली ऑथराइजेशन वगैरह का सिस्टम रखोगे इसके पहले कि कोई लीगल ट्रांजैक्शन हो या ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हो विच इज गवर्न्ड बाय लॉज रेगुलेशंस। तो मैनेजमेंट जब भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रखता है तो ऑथराइजेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज, यही सारी सिस्टम होती है उसकी इंटरनल कंट्रोल में। लुक एट दिस, उसकी प्रोसीजर्स ऐसे होनी चाहिए कि लीगल रिक्वायरमेंट्स अपने आप फुलफिल हो जाए। जैसे अगर आप मेरे ऐप पे आज एडमिशन लेते हो, अपने आप जीएसटी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। देन अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ऑलराइट। देन लीगल एडवाइजर से मदद लेनी चाहिए।
देन एक रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए रिगार्डिंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। सो रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रेनिंग, इंटरनल कंट्रोल, या सिस्टम को डिजाइन ही ऐसे करो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए, ये ब्रॉडली हमारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। तो बस ऐसे कुछ 2 सिंपल क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो आई होप कि आपको ऐसे 250 इंटरेस्टिंग लगा होगा, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एसे विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। बस इतना प्रिपरेशन मोर देन इनफ हुआ फॉर इंटर सीए ऑडिट स्टूडेंट्स। ऑलराइट, यस।